तो चलिए स्टूडेंट्स, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में नेक्स्ट पॉइंट पे हम प्रोसीड करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में स्प्लिटिंग किस तरह से हो रही थी, जिसमें 3 ऑर्बिटल नीचे रह रहे थे और 2 ऑर्बिटल कहाँ पर थे, ऊपर थे हमारे पास। तो चलिए आज प्रोसीड करते हैं हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो वही काम है भाई, हमारे पास पहले कितने ऑर्बिटल होंगे, डी ऑर्बिटल 5, 1 2 3 4 5। फिर पांचों की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इस तरह से 1 2 3 4 5। ऑक्टाहेड्रल में क्या था हमारे पास, 3 ऑर्बिटल कहां पर आ रहे थे, नीचे इस तरह से, और 2 ऑर्बिटल कहां जा रहे थे हमारे पास, ऊपर इस तरह से। ये थी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। बट इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल आपको ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का जस्ट रिवर्स कर देना है, चेंज कर देना। 2 ऑर्बिटल नीचे आ जाएंगे और 3 ऑर्बिटल कहां चले जाएंगे, हमारे पास ऊपर चले जाएंगे, कुछ इस तरह से। तो जब टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग होगी तो आप क्या करेंगे, 2 ऑर्बिटल बनाएंगे नीचे और 3 ऑर्बिटल बना देंगे आप ऊपर, कुछ इस तरह से। अब इसके पीछे का रीजन क्या है बताइए आप। ये ऑर्बिटल कौन से हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये ऑर्बिटल कौन से हैं, dx वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ये हमारे पास ऑर्बिटल हैं। व्हाट इज द रीजन कि 3 ऑर्बिटल ऊपर बनाए गए हैं और 2 ऑर्बिटल कहां बनाए गए हैं, नीचे। इसके रीजन को समझने के लिए मैं आपको फिर से पेन का एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे पास एक बार टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यहां से बनाऊंगा आपके लिए, फिर वहां से हम निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजन है। तो देखिए भाई बच्चे, आप सब देखिए, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से होगा हमारे पास। देखिए टेट्राहेड्रल ऐसी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। आप बताइए, जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्या ये एक्सिस पे है, नहीं, एक्स एक्सिस तो यहां है, देखो यहां, वाई एक्सिस है यहां और जेड एक्सिस है यहां। तो क्या टेट्राहेड्रल केस में जो लीगेंड है, लीगेंड वो कहां प्रेजेंट है, देखो कहां पर प्रेजेंट है बच्चे, ध्यान से देखिए, चारों तरफ से घुमा कर देखो, इसके एक्सिस पे तो नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं कि इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो लीगेंड्स हैं, लीगेंड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन एक्सिस, इन बिटवीन एक्सिस। देखो एक्सिस के बीच में है ना लीगेंड्स, एक्सिस के बीच में, एक्स एक्सिस पे नहीं है, वाई पे नहीं है, जेड पे नहीं है, एक्सिस के बीच में तो नहीं है, मतलब एक्सिस के बीच में है, एक्सिस पे नहीं है लीगेंड्स। अब बताओ, जब ये लीगेंड इस मेटल का आयन को अप्रोच कर रहा होगा इस तरह से, तो कहां से आएगा, कहां से आएगा, बिटवीन द एक्सिस आएगा, एक्सिस के बीच में से। अब एक्सिस के बीच में कौन से ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल में से बताइए, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। ये ऑर्बिटल कहां होते हैं, एक्सिस के बीच में। तो बताओ, जब लीगेंड एक्सिस के बीच से मेटल को अप्रोच करेगा तो उसकी आमने सामने की टक्कर कौन से ऑर्बिटल्स के साथ होगी, तो आंसर आएगा कि सर इन 3 ऑर्बिटल के साथ क्या होगी, उसकी टक्कर होगी। तो जब इन 3 ऑर्बिटल के साथ टक्कर होगी तो इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए 3 ऑर्बिटल कहां चले गए हैं, ऊपर, लेकिन ये 2 ऑर्बिटल कहां पर प्रेजेंट है, एक्सिस पे। तो देखो एक्सिस पे है ना, एक्सिस पे देखो, एक्सिस पे, और ये कहां से आया, बीच में से, और ये कहां पर है, एक्सिस पे। तो बच गए, रिपल्सन नहीं होगी। तो रिपल्सन नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, लो एनर्जी, और इस तरह से यहां पर क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी हमारे पास। ये फिर से क्या कहलाएगा हमारे पास, दिस विल बी नोन एज बेरी सेंटर कहलाएगा, ठीक है, जैसा ऑक्टाहेड्रल के केस में हमने पढ़ा था। अब की बार जो ये एनर्जी गैप आएगा हमारे पास, ये कितना आएगा, प्लस 0.4 डेल्टा टी। क्या लिखेंगे बच्चे आप, टी लिखेंगे, टी मतलब टेट्राहेड्रल फील्ड। जो ये एनर्जी गैप आएगा ये कितना आएगा, माइनस 0.6 डेल्टा टी। टी का मतलब क्या बच्चे, यहां पर टेट्राहेड्रल फील्ड है, ठीक है, समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्बिटल्स को क्या बोला जाएगा, इजी जीरेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं इनको, जीरेड, जी मींस जीरेड। इनको क्या बोला जाएगा बच्चे, T2G, अनजीरेड ऑर्बिटल्स बोलेंगे इनको, ठीक है, अनजीरेड। ये T2G ऑर्बिटल हो जाएंगे। ये कौन से ऑर्बिटल हो जाएंगे, इजी मतलब डबली डिजेनरेट, ये क्या हो जाएंगे, ट्रिपली डिजेनरेट हो जाएंगे, और ये क्या आ जाएगा, एनर्जी का गैप आ जाएगा। अब जो एक पॉइंट जो आपको याद रखने का है वो ये है
कि यहां पर जो डेल्टा टी होती है बच्चे, ये जो एनर्जी गैप होता है, ये जो एनर्जी गैप, ये टोटल जो एनर्जी गैप होता है डेल्टा टी, ये बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल होता है। और बहुत स्मॉल होने के कारण ये गैप, यहां पर क्या होगा, आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। मतलब आप पेयरिंग नहीं करवाओगे, आप पेयरिंग नहीं करवाओगे, आपको पेयरिंग नहीं करवानी है। तो जैसे ही अब मैं सीएफएससी कैलकुलेट करूंगा, सीएफएससी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, अलग अलग केसेस के लिए, तो आपको वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सीएफएससी हम कैलकुलेट करने वाले हैं और किस तरह से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। आप पेयरिंग नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि जो डेल्टा टी होती है वो बहुत स्मॉल होती है। किस केस में? टेट्राहेड्रल के केस में। बट इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल आपको दोनों चीजें देखनी पड़ती थी कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड लिगेंड है, उसके अकॉर्डिंग आप पेयरिंग करवाते भी थे और नहीं भी करवाते थे। चलिए बढ़ते हैं कैलकुलेशन फॉर सीएफएससी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो चलिए स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं सीएफएससी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। मान लीजिए आपके पास D1 सिस्टम है बच्चे, D1 मतलब डी में एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन नीचे डाल दो। देखिए एक इलेक्ट्रॉन नीचे, तो नीचे एक इलेक्ट्रॉन आ गया और नीचे वाले की एनर्जी कितनी है? -0.6। तो -0.6 से मल्टीप्लाई कर दी तो आंसर आ जाएगा -0.6 डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, चलिए D2 सिस्टम के लिए एनर्जी निकालते हैं। D2, तो D2 में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे आप? 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे, तो एनर्जी हो जाएगी 2 इंटू में -0.6 दैट इज विल बी इक्वल टू -1.2 डेल्टा टी हो जाएगा। D3 सिस्टम की एनर्जी निकालें तो 3 इलेक्ट्रॉन। अब पेयरिंग नहीं करवाएंगे आप, क्यों? क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाएगा, तो उसको दिक्कत ही नहीं होगी ऊपर जंप करने में। अच्छा, पेयरिंग कब होती है? यदि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है बच्चों, ये दो ऑर्बिटल बहुत नीचे होते हैं और ये बहुत ज्यादा, ये एनर्जी गैप ज्यादा होता है, इसको कूदने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो अब इसको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, तो आसान है। तो D3 के केस में तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा हमारे पास? यहां जाएगा। तो बताइए एनर्जी कितनी होगी? सीएफएससी कैलकुलेट करिए। 2 इलेक्ट्रॉन तो नीचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो है नीचे, उनकी एनर्जी कितनी है? -0.6 प्लस ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन गया है? एक, उसकी एनर्जी कितनी है? 0.4। तो लेट्स कैलकुलेट। तो 1.2 माइनस प्लस में आ जाएगा 0.4, तो ये आई थिंक -0.8 आ जाएगा डेल्टा टी। समझ गए हैं? चलिए D4 कैलकुलेट करते हैं बच्चे। D4 के केस में क्या हो जाएगा? 1 2 3, यहां आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 4। ठीक है, पेयरिंग नहीं करवानी है आपको। रीजन है ये एनर्जी गैप कम होता है, इसलिए पेयरिंग नहीं होगी। तो बताइए नीचे कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। 2 इंटू में -0.6 प्लस ऊपर कितने गए? 2 इंटू में 0.4, तो ये कितना हो गया? -1.2 प्लस 0.8 इक्वल टू -0.4 डेल्टा टी आ गया है आंसर। सीएफएससी निकल जाएगी। ठीक है, D5 निकालते हैं। D5 तो पांचवा इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? यहां। तो D5 की एनर्जी कितनी आ जाएगी? 2 इंटू में -0.6 प्लस 3 इंटू में +0.4, तो कितना हो जाएगा? -1.6 प्लस 1.6 इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा बच्चे? 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा D6, चलिए D6। अब छठा इलेक्ट्रॉन तो मजबूरी है यहां पर डालना पड़ेगा, अपने आप पेयरिंग होती चलेगी। अब क्या होती चलेगी? अपने आप पेयरिंग। तो नीचे हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इंटू में -0.6 प्लस ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन तो +0.4, तो देखिए कितना हो जाएगा? 3 6 -1.8 प्लस 1.2, तो -0.6 हो जाएगा। कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकती है अभी बीच में, वो आप कोशिश कर लेना, देख लेना अपने आप से। तो इस तरह से हम सीएफएससी कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है whether the strong field ligand is there or a weak field ligand is there, no, just you have to form high spin complexes, मतलब आपको पेयरिंग नहीं करनी है इन केसेस में। तो इसी तरह से आप D7 D8 D9 सिस्टम की सीएफएससी कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो यहां तक हमने पढ़ा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से स्प्लिटिंग होने वाली है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है एंड हाउ टू कैलकुलेट सीएफएससी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से हमारे पास स्प्लिटिंग होगी। भाई ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस वाला टॉपिक है, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव
जो बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। तो यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू सी द वीडियो और नॉट। ठीक है, चलिए प्रोसीड करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पे। तो चलिए स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की, किस तरह से स्प्लिटिंग होने वाली है। आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सिर्फ स्प्लिटिंग ही देखनी है, नो नीड टू कैलकुलेट द CFSC, वो कोई काम की नहीं है आपके, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ स्प्लिटिंग देखना कि स्प्लिट किस तरह से होंगे ऑर्बिटल। देखिए एक बार मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आपको दिखा देता हूं कैसे होते हैं। पहले ऑक्टाहेड्रल बना लेते हैं भाई। ये मेटल है बच्चे, ये लिगेंड है, ये लिगेंड, ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है, और यहां पर ये लिगेंड है और यहां पर ये लिगेंड है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है बच्चे? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आप इसको यदि स्क्वायर प्लेनर बनाना चाहते हो तो इन दो लिगेंड्स को हटा दो। देखो इन दो लिगेंड्स को, इसको हटा दो और इसको हटा दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपके पास? देखिए मेटल, लिगेंड, लिगेंड, लिगेंड और लिगेंड। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया? देखिए स्क्वायर प्लेनर हो गया है। अब दिस इज स्क्वायर प्लेनर। और जो दो लिगेंड आपने हटाए हैं वो कहां से हटाए हैं मैं आपको बता दूं, वो हटाए हैं आपने जेड एक्सिस पे से। कहां से हटाए हैं? जेड एक्सिस पे से। तो ये माना जाता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से यदि आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाने हैं तो आपको दो लिगेंड हटा देने हैं, और वो कहां से हटाएंगे? आप जेड एक्सिस पे से हटाएंगे। रिमूव जेड एक्सिस के लिगेंड को रिमूव कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो चलिए अब स्प्लिटिंग के केस में क्या होने वाला है एक बार, ठीक है, देख लेते हैं स्प्लिटिंग किस तरह से होगी जब हम इन ऑर्बिटल्स को हटा देंगे तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं 5, 1 2 3 4 5। जब लिगेंड इनके क्लोज आएंगे तो इन सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये 5 ऑर्बिटल हाई एनर्जी पे चले जाएंगे। 1 2 3 4 5। अब ऑक्टाहेड्रल फील्ड का बनाओ पहले। जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड का था, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता था? हमारे पास 3 नीचे आ जाते थे बच्चे। थोड़ा सा मैं इसको और भी नीचे बना दूं तो 3 आ जाते थे हमारे पास नीचे, 1 2 3, और 2 चले जाते थे हमारे पास ऊपर। तो ये था ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग। इनको थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा भाई, इनको थोड़ा सा नीचे। 1 2 3 4 5। तो यहां तक थी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। इनके नाम लिख दीजिए अब आप, DXY, DYZ, DZX। इसका नाम लिखिए DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, इसमें तो कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। अब आपने क्या किया था, ये जो जेड एक्सिस पे लिगेंड थे, ये किस एक्सिस पे थे? जेड एक्सिस पे। इनको हटा दिया था, इन लिगेंड्स को क्या कर दिया था आपने? हटा दिया था। तभी स्क्वायर प्लेनर बना था? नहीं बना था? बिल्कुल बना था सर, बिल्कुल बना था। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें 2 ऑर्बिटल है, एक तो DZ स्क्वायर, एक DXY स्क्वायर माइनस स्क्वायर। इसमें 3 है, DXY YZ ZX। यदि आप जेड एक्सिस पे से लिगेंड्स को हटा दोगे तो इनमें जो जेड कंपोनेंट है ना, जिसके अंदर जेड प्रेजेंट है, देखो जेड प्रेजेंट है, जिसके अंदर जेड प्रेजेंट है, वो रिलैक्स हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? जैसे भैया आपके सामने से डीपी सर को हटा दें कि डीपी सर आप चले जाओ, दूसरे रूम में ड्यूटी है आपकी, और आपके रूम में से चले जाएं, तो आप हो गए रिलैक्स। हाँ भाई डीपी सर चले गए, इतने स्ट्रिक्ट आदमी थे, बंदे थे, वो चले गए हैं। अब आप खुद सोचिए ध्यान से, यदि यहां से आपने जेड एक्सिस के लिगेंड्स को हटा दिया है तो जो जेड एक्सिस वाले, कौन से? जेड एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे बच्चे। क्या हो जाएंगे? स्टेबल। यहां पर ये वाला ऑर्बिटल स्टेबल हो जाएगा DZ स्क्वायर, यहां पर ये 2 ऑर्बिटल स्टेबल हो जाएंगे DYZ एंड DZX, और स्टेबल होने के कारण आगे फिर स्प्लिटिंग हो जाएगी। आगे क्या हो जाएगी? फिर से स्प्लिटिंग हो जाएगी हमारे पास। यहां पर किस तरह से स्प्लिटिंग हो जाएगी? इनमें से एक तो चला जाएगा और भी ऊपर, और एक चला जाएगा बच्चे नीचे। इनमें से कुछ चले जाएंगे ऊपर और कुछ चले जाएंगे बच्चे नीचे। तो बताइए इनमें से ऊपर कौन जाएगा? DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जाएगा? नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
इनमें से नीचे कौन आ जाएगा, डी जेड का स्क्वायर, ये आ गया बच्चे डी जेड का स्क्वायर नीचे। और कितना स्टेबल हो जाएगा देखो, वो लिगेंड हटाने के बाद जो ये वाले ऑर्बिटल आएंगे ना ऊपर, उनसे भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो बताइए इनमें से नीचे कौन आएगा भाई, जेड कंपोनेंट को नीचे बुला लो। देखो यहां से जेड को नीचे बुला लिया, यहां से भी जेड वालों को नीचे बुला लो, तो इन दो को नीचे बुला लीजिए आप। इन दो को मैं बुला लेता हूं यहां पर नीचे, इसका नाम क्या है डी वाई जेड, इसका नाम क्या है डी जेड एक्स। तो ये बताइए ये ऊपर कौन चला जाएगा, यहाँ पर डी एक्स वाई कंपोनेंट चला जाएगा ऊपर। कौन सा कंपोनेंट, डी एक्स वाई। तो देखिए इस तरह से स्प्लिटिंग होगी, टोटल 5 होनी चाहिए, 1 2 3 और 2 5। तो क्यों जेड कंपोनेंट यहां पर नीचे आ गया है, इसका मतलब जेड कंपोनेंट स्टेबल हो गया है इसलिए नीचे आया है। स्टेबल क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जेड एक्सिस पे जो लीगेंड्स थे उनको हटा दिया है, और लीगेंड्स के हटते ही रिपल्सन जो थी जेड एक्सिस पे वो कम हो गई, इसलिए जेड एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स है वो कहां पर आ जाएंगे नीचे। और जो ये स्प्लिटिंग है बच्चे, ये वाली स्प्लिटिंग, ये स्प्लिटिंग कहलाएगी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। क्या कहलाएगी, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। तो आई होप आपको क्लियर है भाई किस तरह से स्प्लिटिंग होगी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। यहां पर जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो हमारे पास क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्लियर है, ठीक है। इसके बाद जो थ्योरी आएंगे हमारे पास लीगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो आपके काम की नहीं है, वो बियॉन्ड 12th लेवल आ जाती है हमारे पास, वो सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए भाई आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कंटेंट जो हम आपको दे रहे हैं डे बाय डे वो आपको अच्छा लग रहा है और आपको मदद मिल रही है उससे, तो ज़रूर आप दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो और आपके दोस्त हैं वो इसका बेनिफिट ले सकें। और अधिक वीडियोज़ के लिए देखते रहें ज़ेटा एंड क्लासेस। थैंक यू।